हम हर हफ्ते में 2 बार जूम मीटिंग करते हैं और हर बार कुछ नई बातें करते रहते हैं। तो अभी बारिश की मौसम चल रही है। आवाज आ रही है सबको? हाँ आ ओके रही है। ओके। बारिश की मौसम चल रही है। हमारे देश में 3 प्रकार की मौसम होती है: ठंडी, गर्मी और बारिश। दुनिया में हमारा देश ही ऐसा है जहां आपको ये सारे तीनों प्रकार की सीजन के एक्सपीरियंस आपको होते रहते हैं, मिलते हैं। भारत में भी आप उत्तर भारत में जाओ, सेंटर में रहो और साउथ में जाइए, तो ये तीनों इलाके हमारे देश के, वो यूरोपियन कंट्री जैसा और अफ्रीकन कंट्री जैसा गर्मी वाला और ठंडी वाला दोनों का अनुभव कराता है। हमारे देश की जो परिस्थिति है, आबो हवा के हिसाब से, जियोग्राफिकल पोजीशन के हिसाब से हम देखें तो हमारे देश की जो जमीन है वो तीनों सीजन यानी कि साल में, पूरे साल आप अपनी जमीन में कुछ न कुछ पैदा कर सकते हो, फसल लगा सकते हो। 3 सीजन जो है, गर्मी, ठंडी और बारिश, तो उसके हिसाब से हमारे खान पान में भी थोड़ा थोड़ा चेंज रहता है, चेंज रहना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ठंडी की मौसम है तो आप 3 बार खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। भले आप मजदूरी नहीं करते हो तो भी चलेगा। गर्मी की मौसम है तो आपको 2 ही बार खाना चाहिए। और मान लो अभी बारिश चल रही है तो बारिश में आपको तो कितना खाना चाहिए? 1 ही बार खाना चाहिए। ये बहुत समझने वाली बात है। क्यों? आप देखिए कि बारिश की मौसम में सबसे ज्यादा उपवास के दिन आते हैं हमारे देश में, हमारे धर्म में। इसीलिए आते हैं कि बारिश की मौसम में आप ज्यादा खाओगे तो बीमार पड़ोगे। बारिश की मौसम में हवा में नमी ज्यादा होती है, भेज ज्यादा होते हैं, मॉइस्चर ज्यादा होता है, गर्मी भी रहती है। तो गर्मी और भेज वाले वातावरण में हमारा डाइजेस्टिंग जो कैपेसिटी है, पावर जो होता है, वो कम हो जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा उपवास के दिन बारिश की मौसम में आते हैं। तो सर्दी की मौसम में, ठंडी की मौसम में आपको बॉडी को बनाना है, गर्मी की मौसम में मेंटेन करना है, और बारिश की मौसम में रोगों से बचना है। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, हमारे साथ जो लोग यहाँ जूम मीटिंग में जुड़े हैं, सब अलग अलग फील्ड में काम करने वाले हैं। सब, कोई कॉलेज में काम करता है, कोई इंडस्ट्री लेके बैठा है, कोई खेती करके बैठा है, हाँ, कोई बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई इंजीनियरिंग यूनिट चलाते हैं, कोई सर्विस देता है, कोई डॉक्टर है। तो मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखो, हमारी पढ़ाई जो चलती है स्कूलों में, कॉलेजों में, हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का तरीका सीखते हैं और कुछ नहीं सीखते हैं। कैसे पैसे कमाए जाए, मैं क्या पढूं, क्या सीखूं तो मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मैं अच्छा बिजनेस करूं और मैं पैसे वाला बनूं। ये कैपिटलिज्म की सोच है और उसी सोच के हिसाब से हमारे देश की शिक्षण प्रणाली डिजाइन की हुई है, जो अंग्रेजों की है। हमको क्या करना है?
भले वो पढ़ाई की जो कैपिटलिज्म की जो नीतियां है वो चलेगी, लेकिन हम जहां जहां काम करते हैं और खास करके जो शिक्षण में काम करने वाले बच्चे पढ़ाते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर है, शिक्षक है, जो भी लोग हैं, उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी को कुछ भी पढ़ाते हो, भले आप इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, आपके कॉलेज में आप बच्चों को इंजीनियरिंग सिखाते हो, तो आपको साथ साथ में वही बच्चे को शिक्षण में, भले आपके सिलेबस में हो या ना हो, उनको बोलो कि पैसा कमाना सीखना वो तो जरूरी है, लेकिन ये कमाए हुए पैसे तभी काम में लगेंगे और तभी आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे जब आपका शरीर का हेल्थ अच्छा होगा। वेल्थ, पैसे, धन कमाने के लिए हफ्ते में आप 5 दिन खर्च करो, चलेगा, लेकिन हफ्ते में 2 दिन आपके ऐसे होने चाहिए कि एक दिन आप फैमिली के साथ रह सको, आपके साथ आपकी जो फैमिली है, आपके जो सगा संबंधी है, उनके व्यवहार है, जो भी प्रसंग है उसको आप अटेंड कर सको, उसके साथ बात कर सको। और एक दिन ऐसा होना चाहिए जहां आपको हेल्थ कैसे अच्छी रखे उसके बारे में सीखने के लिए आपको एक दिन निकलना चाहिए। देखो, हर चीज को सीखना पड़ता है। आपको अच्छी तंदुरुस्ती चाहिए तो आपको हर चीज सीखनी पड़ेगी। आपको योग करना है तो आपको योग सीखना पड़ेगा पहले, कैसे कपालभाति होती है, कैसे आसन होते हैं, कैसे बंद लगते हैं, हाँ, ये सब कैसे प्राणायाम किया जाते हैं, तो ये सब बातें आपको सीखनी पड़ेगी। आप सीखोगे तो कर पाओगे। आप जब कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में क्या करते हो, सीखते हो। वो सीखी ही बातें आप जब नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, तो वो जो पढ़ाई की है उसी का इस्तेमाल करके आप पैसा कमा रहे हो। तो पैसा कमाने के लिए पढ़ाई आवश्यक है, इसीलिए इसी तरह शरीर को ठीक रखने के लिए उसकी पढ़ाई आवश्यक है। तो आपको क्या पढ़ना है, तो शरीर कैसे काम करता है वो बातें आपको पढ़ लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। देखो, उसको नसीब के ऊपर मत छोड़ो। ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हेल्थ अपने हाथ में नहीं है, तंदुरुस्ती हमारे हाथ में नहीं है। ये बात गलत है, ऐसा मत मानो। पैसा कमाना जो आपके हाथ में है तो हेल्थ भी कमाना आपके हाथ में है। जितना महत्व आप वेल्थ के लिए देते हो, इससे ज्यादा महत्व आप हेल्थ के लिए दीजिए, क्योंकि हेल्थ बड़ी है, बाद में वेल्थ है। पैसे कितने भी होंगे लेकिन शरीर में तंदुरुस्ती नहीं है तो आपकी करोड़ों का बंगला, आपकी करोड़ों की गाड़ी में आपको घूमने का कोई मजा नहीं आएगा। लाखों रुपए की गाड़ी होगी लेकिन उसमें घूम बैठ के आप घूमने का मजा, आनंद नहीं ले पाओगे। तो ये दोनों की आवश्यकता है, दोनों चाहिए, पैसे भी चाहिए और तंदुरुस्ती भी चाहिए। इसके बिना कुछ नहीं है। और तंदुरुस्ती जहां से मिलती हो, देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप कच्चा खा के ही जिए। मैं इतना ही बोलता हूं आप हेल्दी रहे, आपके शरीर में बीमारी नहीं होनी चाहिए, बस तंदुरुस्ती होनी चाहिए आपको। आप 5 फ्लोर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हो, आप 5वें माल पे रहते हो और आपकी बिल्डिंग की लाइट चली गई है और आपकी लिफ्ट बंद है, तो आपको 5 मंजिले पैरों से सीढ़ियां चढ़ना आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपकी शरीर की क्षमता इतनी नहीं कमजोर होनी चाहिए कि आप अपने घर तक ना पहुंच पाओ। बस मैं इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मांगता। आप ताकत वाला हो, आपके शरीर में कोई बीमारी ना हो, ये सब के लिए आपको जो जो सीखना है, जो जो करना है, सब सीखो, सबको अमल में डालो। ये बहुत जरूरी है। सीख लेना एक बात अलग है,
उसको अमल में लाना, प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिस में लेना एक दूसरी बात है। तो शरीर को ठीक रखने के लिए जो नीति नियम है, कुदरत के जो कानून है, मैं अपने कानून की बात नहीं कहता हूँ। योगाहार जो सब्जेक्ट है, उसकी बुक जो है, वो बुक हमने गुजराती में अभी तो बनाई है। हिंदी का ट्रांसलेशन करने वाला अच्छा कोई मिल जाता है, कोई है सेवाभावी व्यक्ति, तो मुझे व्हाट्सएप करे, मैं उनको अपनी गुजराती बुक दे दूंगा। उसको वो हिंदी ट्रांसलेट करके सिर्फ कंप्यूटर पे ही सीधा टेक्स्ट में गूगल में बना के दे देगा, तो हमको अच्छा रहेगा। कोई अपना माइक अनम्यूट मत करे। मैं आपको फैसिलिटी देता हूँ कि जब आप अनम्यूट करके कुछ बोलना है तो बोल सको, इसके लिए मैं रहता हूँ, लेकिन बीच बीच में आवाज आ जाती है, ऐसा मत कीजिए। कोई हिंदी वाला व्यक्ति ऐसा है जो ट्रांसलेशन गुजराती का हिंदी कर सके, ऐसा कोई व्यक्ति है तो मुझे व्हाट्सएप करे, मुझे उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करनी है और साथ साथ में अंग्रेजी में भी कन्वर्ट करनी है, ट्रांसलेट करनी है उसको, तो लोगों को उसका लाभ मिले। योगाहार की बुक जो है वो अभी हमने फ्री कर दी है, वो आपको ई बुक मिल जाएगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाइए, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ। अभी भी जो लास्ट अभी जूम मीटिंग का जो आपको मैसेज मिला ग्रुप में, उसमें जो गुजराती वाला मैसेज था, इसमें भी उसकी लिंक है, आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि शिक्षा की कीमत नहीं चुकानी चाहिए। हमारा देश, हमारी संस्कृति यही कहती है कि एक हेल्थ और दूसरी है विद्या, यानी कि तंदुरुस्ती और शिक्षण, ये दो चीज समाज और सरकार दोनों को उसको फ्री प्रोवाइड करना चाहिए, उसके पैसे नहीं लेने चाहिए। और हमारी संस्कृति की ये तो भूतकाल में परंपरा रही है। देखिए, हजारों साल पहले हमारे देश में गुरुकुल और आश्रम चलते थे, जहां बच्चों पढ़ाई करते थे, तो वहां बच्चे को पढ़ाई के लिए भेजा जाता था, 1 रुपये की फी नहीं लगती थी। तो तंदुरुस्ती यानी कि हेल्थ के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, दवा खाना और शिक्षण संस्थाएं, ये दोनों फ्री चलने चाहिए। और वो दोनों की फ्री चलाने की जिम्मेदारी हमारे समाज और हमारी सरकार दोनों की है। लेकिन अभी ये अंग्रेज आ गए हमारे देश में राज करने के लिए, इसके बाद ये सब मूढ़ीवादी हो गए हैं, तो सब चीज पैसे से ही मिलती है। और अभी तो पानी भी आपको पैसे से मिल रहा है, जो जीवन की आवश्यक चीज है, मुफ्त में होना चाहिए, वो पैसे खर्च करके हमको लेना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हमने ये शिक्षा, हमने हमने जो शिक्षा पाई है, हमने जो पढ़ाई की है आज तक, योग भी हमने पढ़े, नेचुरोपैथी का भी अभ्यास किया, फूड एंड न्यूट्रिशन का भी, तो ये सब पढ़ाई के पैसे खर्च किए। लेकिन मैं जो पढ़ा हूँ, मैंने जो सीखा है, वो सारी बातें आपको मैं मुफ्त में पढ़ाता हूँ। मैं उसका पैसा लेना मांगता नहीं हूँ, और वो पैसा लेना ही पाप है। शिक्षा, नॉलेज तो मुफ्त का ही होना चाहिए। और दूसरा है हेल्थ। आपके लिए जो शरीर में समस्याएं आती है, बीमारी में से बाहर निकालने के लिए जो सगवड़ होनी चाहिए, हॉस्पिटल भी फ्री ही होनी चाहिए, पैसे वाली नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये शिक्षा लोगों को देनी चाहिए कि लोगों बीमार ना पड़े, कैसे तंदुरुस्ती पाया जाए, वो भी फ्री होनी चाहिए। तो शिक्षा फ्री मिले, इसके लिए मैंने अपनी बुक को सीधी सॉफ्ट कॉपी ही बना दी है, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो आप लोग ये मेरी बुक को पढ़े, आप नॉलेज क्रिएट करें, नॉलेज को ग्रहण करें, समझे, फिर उसी को अमल करें। देखो, पढ़ाई और अमल, प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, लेकिन वही ज्ञान का आप अमल नहीं करोगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। अच्छा, आप जब प्रैक्टिस में नहीं लेते हो तो आप दूसरों को बता नहीं सकते।
कि भी कौन सी चीज करने से क्या फायदा होता है, नहीं बता सकते आप, क्योंकि आपको अनुभव नहीं है। तो हेल्थ के लिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि आप कुछ मत करो, लेकिन आपके सब फैमिली मेंबर को एक बात तो आप गांधीगिरी करके भी सिखा लीजिए। गांधीगिरी करके यानी कि आप उपवास करो, आंदोलन करो, जो भी करना है। पहले बच्चों को मार मार के सिखाते थे शिक्षक। हाँ, जो बच्चे पढ़ने में वीक होते थे तो उसको सोटी मारते थे, लेसन करके नहीं आते थे तो सोटी मारते थे। लेकिन अभी अभी बच्चे को शिक्षक सोटी मारेगा, लेसन करके नहीं आया है, तो वो न्यूज में बड़ी हेडलाइन बन जाती है। अब बच्चे को घर की सफाई कैसे की जाए, वो शिक्षण स्कूल में सिखाना ही चाहिए। अब झाड़ू कोई शिक्षक पकड़ाता है कि आप सफाई करो, घर पे नहीं करते हो तो यहाँ करो, घर जाके कर पाओगे, तो उसको हेडलाइन बना देते हैं न्यूज वाले। ये गलत है। आप जापान में जाइए, जापान में बच्चों को सफाई, कचरा कैसे साफ किया जाता है, बर्तन कैसे मांजते हैं, रसोई कैसे बनाते हैं, ये सारी घर के जितने काम औरतें करती है वो सारे काम बच्चों को स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। वहां कोई विरोध नहीं करता है। लेकिन यहाँ इंडिया में मूढ़ीवादी, ये वामपंथी लोग, ऐसे लोग हैं जो लोगों को गुलाम करके रखना चाहते हैं। उन लोगों को इस शिक्षण में भी ऐसी बातें आती है तो उसका विरोध करते हैं। मुझे दुख होता है ऐसी बातें बोलने से भी दुख होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सारी चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए, स्कूल में या घर में, सब चीजें। तो आप लोगों को कुछ ना सिखाओ, कम से कम चबा चबा के खाने की आदत सिखाइए। एक सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं यही मानता हूं कि भारत देश को दोबारा सोने की चिड़िया बनाना है तो देश के सारे व्यक्ति जब चबा के खाने की आदत में आ जाएंगे तो वो व्यसन नहीं करेंगे, वो तंदुरुस्त रहेंगे, बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और बीमारी नहीं है तो वो जो भी काम करते हैं वो सबसे अच्छा कर पाएंगे, कम खर्चे में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। फैमिली बीमार नहीं है तो लोड कम हो जाएगा और समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ यही है, लोग बीमार है क्यों? चबा के खाने की आदत नहीं है, गुस्सा वाला स्वभाव हो जाता है, सारे काम फटाफट करने जाते हैं, फटाफट करते हैं तो माल पैदा करता है, उसमें भी रिजेक्शन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। किसी की बात लोग सुनते नहीं है, लोग क्या कहना चाहते हैं वो सुनने की धीरज नहीं है। क्यों? चबा के खाने की धीरज नहीं है। लोग चबा के खाने का सीख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि देश की आधी हॉस्पिटलें अपने आप बंद हो जाएगी। नई हॉस्पिटल बनाना ये विकास का अच्छी निशानी नहीं है। ये धरती पे मनुष्य से ज्यादा प्राणियां रहते हैं, लेकिन कोई प्राणियों के लिए नई फैमिली डॉक्टर है, नई हॉस्पिटल है, फिर भी वो तंदुरुस्त जीवन जीते हैं और भगवान ने जितनी आयुष दी है उतनी अच्छी तरह पूरी करते हैं। मुझे नवाई होती है, ये वेटरनरी डॉक्टर खिसकोली से के लेके हाथी तक के प्राणियों का इलाज कर सकते हैं। वेटरनरी डॉक्टर जो प्राणियों के डॉक्टर है, और वो खुद जब बीमार पड़ते हैं तो उसको दूसरे डॉक्टर को ढूंढना पड़ता है। मुझे ये बात बहुत शर्मिंदा लगती है। हम क्या पढ़ाते हैं अपने डॉक्टरों को? तो आपको पढ़ाई में, शिक्षा में आपको ये सारी बातें मिले या न मिले, सरकार जागरूक हो या न हो, लेकिन आप अपनी फैमिली के लिए ये बातें सीख लो, अपने बच्चे को ये बातें सिखा लो। आपको कैलोरी कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, शरीर का पीएच वैल्यू कैसा रहना चाहिए, न्यूट्रिशन के साथ साथ नेचुरल खून कहाँ से बनेगा, ये सारी बातें आपको कहीं शिक्षा में नहीं मिलेगी। लेकिन आप सीख लो, आप सीखोगे तो आपके फैमिली मेंबर्स को बताओगे, ये बताओगे तो वो उसको ध्यान में लेंगे
और उसका प्रयोग करेंगे तो फैमिली के लोग तो कम से कम बीमारी से बचेंगे। अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमको जो भी काम करना है अपने घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर भी दूसरे के साथ बात कर पाएंगे, इसके अलावा नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए नुकसान करती है, कौन सी चीज हमारे शरीर के लिए फायदा करती है, कौन सा क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए, कब उपवास करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, ये सारी बातें, योग कैसे करना चाहिए, ये सब सब सीखो। सारी बातें सीखने लायक है, सीखना जरूरी है। तो पहले शिक्षण जरूरी है, शिक्षित हो जाइए, फिर आप लोगों को बता पाओगे, बोल पाओगे, बता सकोगे। तो आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग शिक्षण के साथ जुड़े हुए हैं या जिनके साथ ज्यादा लोग काम करते हो, मान लो आप फैक्ट्री के मालिक हो और आपके 100-200 कारीगर है, मजदूर है आपके पास, तो आप मालिक हो, तो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको पैसा, उनके काम के सामने पैसा दो, ये अकेला जरूरी नहीं है, उनको हेल्थ भी देना आपकी जिम्मेदारी है, उसको शिक्षित करना हेल्थ के बारे में, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। अकेला पैसा देने से कुछ होने वाला नहीं है। आप पैसा दोगे लेकिन वही कारीगर बीमार रहेगा तो वो आपके फैक्ट्री में आके अच्छा काम नहीं कर पाएगा। वो बीमार रहेगा, ज्यादा पैसा दवाई में जाएंगे तो आपके पास ज्यादा पगार की डिमांड करेगा, उसको ज्यादा जहां मिलेगा वहां चला जाएगा, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, आप कम पगार दे रहे हो तो वो भी भाग जाएगा। तो लोगों की समस्याओं में से बाहर आने का एक ही रास्ता है, हेल्थ की अवेयरनेस। तो ये योगाहार सब्जेक्ट जो है वो बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है, लोगों को बीमार पड़ने से बचाने के लिए है। ये आहार का इंजीनियरिंग है, इसको समझो, उसको प्रयोग में लाइए। ये सब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप जब तक पढ़ाई नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तब तक ये कुछ नहीं कर पाओगे। तो अब बातें थोड़ी क्वेश्चंस में से ले लेते हैं, जिन लोगों का प्रश्न है वो लेते हैं, क्योंकि योगाहार की जो बेसिक बातें हैं वो तो मैं हर रोज बताता रहता हूँ। जो लोग नए हैं वो लोग व्हाट्सएप करें, मेरी बुक मंगवा ले, पहले पढ़े उसको, फिर उसमें आगे बढ़े। तो छोटी बातें आपको याद रखनी है। चबा के खाना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, तो हरी पत्ती, चाहे ताजी पत्ती लाओ या सूखे पाउडर का इस्तेमाल करो, या तो उसकी सूखे पाउडर में बनाई हुई गोली, आपकी जैसी अनुकूलता। आप फ्रेश पत्तियां लाके जूस बना के पी सकते हो तो सबसे उत्तम है, लेकिन नहीं लाके पी सकते हो तो उसका पाउडर फॉर्म का इस्तेमाल करो। मार्केट में सब अवेलेबल है, हमारे पास से मंगवाओ या बाजार से ले लो, कहीं से भी लो, लेकिन उसका इस्तेमाल करो। आपका पेट साफ रहना चाहिए। पेट साफ रखने के लिए त्रिफला हर रोज लो। त्रिफला लो, हफ्ते में 1 बार या 2 बार मल शुद्धि का प्रयोग करो, जो ज्यादा सफाई करके दे दे आपके हाथों की। और सबसे उत्तम है तो एनिमा। एनिमा का प्रयोग करके सफाई रखो तो वो ये त्रिफला और मल शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पेट सफाई के लिए कोई एक चीज का तो प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको, वो क्यों करते रहो। ठीक है, उपवास की आदत डाल दीजिए, हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन उपवास का प्रयोग करो। सफाई के लिए वो भी आवश्यक है, क्योंकि उपवास की आदत होगी तो वायरल इंफेक्शन में शुरू में ही आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात है वो है आपका लीवर। आपका लीवर का क्लींजिंग साल में 2-3 बार करना चाहिए। लीवर क्लींजिंग ये सबसे आवश्यक चीज है, वो सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि हमारे शरीर में एक लीवर ही ऐसा पार्ट है, वो हमारे शरीर की सारी मेंटेनेंस, शरीर की जो जरूरी आवश्यक तत्व है, आवश्यक कैलोरी से लेके आवश्यक न्यूट्रिशन
सबको प्रोसेस करने का जो जिम्मा है वो है लीवर के पास। तो लीवर अच्छा काम करता रहे वही लंबा जी पाएगा। तो लीवर की क्लींजिंग होती रहनी चाहिए। जैसे हमारे गटरों की सफाई करते हैं इसी तरह लीवर में भी कचरा इकट्ठा हो जाता है। उसमें दो प्रकार के कचरा इकट्ठा होता है। एक होता है क्षार यानी कि मिनरल्स का। हम जब भी पका के कुछ खाते हैं तो नमक अंदर डाल के गर्म करके खाते हैं, तो हमारे शरीर में उसका स्केलिंग हो जाता है, वो लीवर में भी हो जाता है। तो लीवर में क्षार की पथरियां बन जाती है छोटी छोटी, जो व्हाइट कलर की बनती है। और हम जो रिफाइंड तेल खाते हैं, जो ज्यादा चर्बी युक्त खुराक खाते हैं, वो भी लीवर में जाके उसके ग्रीन कलर के गट्ठे हो जाते हैं। तो ये दो चीज आपके लीवर में जितनी ज्यादा इकट्ठा होती रहेगी उतनी आपकी बैटरी की चार्जिंग की कैपेसिटी और डिस्चार्ज की कैपेसिटी खत्म होती जाएगी। फिर आपको शरीर में अच्छी मेंटेनेंस नहीं होगा। तो लीवर क्लींजिंग साल में 2-3 बार कर लेना चाहिए। और बाकी खुराक से भी आप ध्यान रख सकते हो। तो मेरा लीवर क्लींजिंग का भी एक प्रयोग है, वो भी आप 299 नंबर का जो वीडियो है अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको पूरा देख के उसका भी प्रयोग किया करो। अभी हमारे पास 8 मिनट टाइम है। हम जिन लोगों ने हैंड रेज किए हैं उन लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ। वो लोग अपना माइक अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछे। हाँ सर, बोलिए। मैं गीता बात कर रही हूँ। हाँ सर, उपवास में फिर नहीं सर, ये मानसून के मौसम में फिर अपन रात को फ्रूट खा सकते हैं? एक बार पकाया खाएं फिर रात को फ्रूट खा सकते हैं, ऐसा हो सकता है या? देखो एक बात समझ लो कि बारिश की मौसम में जो भी आप खाओ वो कंटामिनेटेड ना हो, ये ध्यान रहे। क्योंकि जो ज्यादा पकी हुई चीजें है वो कच्चे में भी पक गई हुई चीजें जल्दी सड़ जाती है। अब हरी पत्तियां भी लाओगे तो वो उसके ऊपर चिकास रहती है, जम्स रहते हैं, तो उसको सफाई करके खाओ। लेकिन देखो कच्ची चीज जब भी खानी है और जो जूस पीने हैं, नेचुरल जो खुराक खाना हो, तो आपको ध्यान रहे कि आपका पेट खाली हो तभी खाना चाहिए। जठर एम्प्टी स्टमक आप कच्ची चीजें खाओगे तो वो आपको नुकसान नहीं करेगी। अब आपने दोपहर को पकाया खाया है और शाम को आप कच्ची चीजें खाओगे तो वो अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि आप दोपहर को कच्चा खाओ, क्योंकि आपने अगले दिन रात को खाया है और दूसरे दिन दोपहर को खा रहे हो, तो आपकी जठर जो है वो एकदम खाली होगी। और जठर खाली हो तभी कच्ची चीजें खानी चाहिए, नहीं तो वो गैस करेगी या दूसरी समस्या आएगी। ठीक है, तो रात का खाना से अच्छा है कि आप उसको दोपहर को खाइए और शाम को थोड़ा पकाया खाओ। और मैं तो बोलता हूँ बारिश में तो एक ही बार खाओ, बार बार खाने का कोई मतलब नहीं। ठीक है, बोलिए दूसरे कोई। हाँ सर, जी સર આ નેચરોપેથીમાં એમ કે છે કે તમારે છે પકાવેલું છે શાક સબ્જી હોય એમાં ટમેટા અને લીંબુની ખટાશ નહીં નાખવાની। हाँ ना खाए। देखो એના देखो कोई भी चीज ने गरम करो छो એટલે ગરમ કરવાથી એની પ્રોપર્ટી બદલાઈ જાય। જેમ કે ટામેટાને ગરમ કરો તો ટામેટામાં રહેલા મિનરલ્સ ક્ષાર એ પથરી બનાવવા માટે કારણભૂત થઈ જાય। બરાબર છે। અચ્છા લીંબુ તમે નાખો છો એટલે ગરમ કરેલી વસ્તુ હોય એમાં તમે લીંબુ નાખો એટલે લીંબુનું કામ છે તોડફોડ કરવાનું, એનું કામ છે સફાઈ કરવાનું। એટલે તમે જે વસ્તુ ગરમ કરેલી છે એમાં જ્યારે તમે લીંબુ નાખો છો તો જે ગરમ કરેલી વસ્તુની અંદર જે કઈ ન્યુટ્રિશન હોય એ પાછું લીંબુ આવે એટલે એને વધારે તોડી કાઢે, તો એના ફાયદા ન થાય, નુકસાન થાય। એટલે કોઈ બી ચીજ જેટલી નેચરલ ફોર્મમાં તમે ખાશો એટલા જ એના મૂળ તત્વો તમને મળશે। એટલા માટે જ ગરમ આપણા શરીરમાં પથરી કેમ થાય છે કે આપણે નમકને ગરમ કરીને ખાઈએ છીએ। તમે રસોઈ વગર મીઠા વગરની પકાવી દો અને પછી ઉપરથી જરૂર પૂરતું નમક નાખીને ખાઓ, કારણ કે ખાવાના ટાઈમે એટલું ગરમ ના હોય।
આપણે કઈ ગરમા ગરમ ખાતા નથી, એ ઠંડુ થાય પછી જ ખાઈ શકીએ છીએ. તો ઠંડુ થયા પછી એમાં તમે નમક નાખીને ખાવ તો એ સ્કેલિંગ નહીં કરે, ક્ષાર નહીં થાય, એની પથરીઓ નહીં બને. એટલે સર જમવામાં તો ટમેટા ખાઈ શકાય ને? હા, કાચા ખાઈ શકાય, કાચા ગરમ ટમેટા કરીને ના ખાઈ શકાય. હા સર, સલાડ તરીકે આપણે ખાઈ સલાડ શકાય. તરીકે તમે કાચા ખાઓ ચાલશે. બરાબર, થેન્ક યુ સર. આગળ બોલો. ચલો, હવે 4 મિનિટ છે આપની પાસે. શ્રી કૃષ્ણ હેલો સર. સર. જી બોલો. હું ઉષાબેન ઠક્કર બોલું છું. જી સર, આપણે જે ચોમાસામાં જે આપણે રેગ્યુલર સવાર રાત્રે પલાળેલી મગફળી સવારે ખાતા હોઈએ તો ચોમાસામાં ખાઈ શકાય? હા, પણ તમારે ધ્યાન એ રાખવાનું કે આખી રાત મગફળી પલાળેલી રહે એટલે સવારે બીજા દિવસે ચિકાસ થઈ ગઈ હોય, એટલે ચિકાસને દૂર કરવા માટે મીઠાવાળા પાણીમાં ડબોળી રાખો, યા તો એપલ સાઇડરના પાણીમાં ડબોળી રાખો, અને અથવા પછી જે મગફળી હોય એના ફોતરા ઉપરથી કાઢીને ખાઓ તો એ અંદર ચિકાસ જશે નહીં, તો ગેસ ને એવું નહીં કરે. અને રેગ્યુલર ગેસ રહેતો હોય એની માટે? રેગ્યુલર ગેસ રહેતો હોય એ લોકો સવારે 1 ચમચી મધના જોડે 5 ચમચી ચપટી હિંગ અને ચપટી મીઠું, સિંધવ અથવા સંચર, એને રોજ ચાટવાનું રાખે. એનાથી ચોમાસાની અંદર તમને ગેસની સમસ્યાઓ નહીં થાય. રોજ સવારે ઉઠીને ચોમાસામાં જેને સમસ્યા રહેતી હોય રોજ સવારે આ પ્રયોગ કરે. 12 માસ રહે છે એનો મતલબ કે તમારા આંતરડાઓમાં ગેસ થાય છે, વાયુ કરવા વાળા બેક્ટેરિયા છે, એની સફાઈ કરવા માટે મળશુદ્ધિ ની ગોળી આવે, એ 2-4 દિવસે એકવાર લેવાની રાખો. અને ત્રિફલા રોજ લેવાનું રાખો. ત્રિફલાથી સવારે પેટ સાફ થઈ જાય, અંદર ગંદકી કરવા વાળા બેક્ટેરિયા ઓછા થઈ જાય, તો શરીરમાં સમસ્યાઓ આવે નહીં. અથવા એનીમાનો પ્રયોગ કરો. પેટ સફાઈ કરવા માટેના કોઈ બી વસ્તુના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આપણે આંતરડા ચોખ્ખા રહેવા જોઈએ. અલ્ટિમેટ. સર, તમારી બુક લેવી હોય તો આપણે વોટ્સએપ કરો મને, ઈ બુક મળી જશે, પછી ઝેરોક્સ કરાવી લેવાની, કાં તો મોબાઈલમાં જ વાંચવાની. સારું, વાંધો નહીં, થેન્ક યુ. ઓકે, બોલો આગળ. રાજેશ સર. જી બોલો બોલો. હેલો. હા બોલો. કાનમાં દુખાવો સર, મારા થાય 4 ક્વેશ્ચન. કાનમાં દુખાવો રહે છે તો એનો મતલબ છે કે કાનની અંદર કચરો ભર્યો છે. હા, પણ તો એ તો હા, તો કઢાવ્યો મેં. હા, એ કઢાયો, પણ નવો કચરો કેમ થાય કે જ્યારે તમે કોઈ બી રાંધેલો ખોરાક ખાઓ, જ્યારે પરસેવો વળે, અને એ પરસેવો ખાલી શરીર ઉપરના ભાગે વળે એવું ના હોય. તમને જ્યારે મોઢા ઉપર પરસેવો વળે ત્યારે અંદર કાનના અંદર બી પરસેવો વળે, અને આ પરસેવો અંદર સુકાઈ જાય એટલે એનો કચરો થતો જાય, પછી એના પોપડા થાય અને કાનની અંદર ચીપકી જાય. હવે પછી અત્યારે ચોમાસામાં ભેજ આવે એટલે એ ભેજના કારણે ફંગસ થાય, અને ફંગસ થાય એટલે પછી તમને પેઇન થાય અંદર. તો શરીરમાં પરસેવો વળે નહીં એવો ખોરાક ખાઓ. અડધું કાચું ખાઓ, અડધું પાકું ખાઓ. રાંધેલો ખોરાક ઓછો કરી નાખો. ચા, દૂધ, કોફી પીશો નહીં. આ બધા એસિડિક ખોરાકોને ઓછા કરી નાખો. તીખાસ ખાવાની ઓછી કરી નાખો, અને બોડી ક્લિન્ઝિંગ કરો. શરીરમાં પરસેવો વળવો ના જોઈએ, અને વળે છે તો ખરાબ ના આવવો જોઈએ. ગંદકી વાળો પરસેવો ના વળવો જોઈએ. અત્યારે ટેમ્પરરી રાહત માટે તમે થોડું તેલ લો, એની અંદર લસણ નાખી અને બરોબર કકરાઈ દો, અને આ લસણ વાળું કકરાયેલું તેલ ગાળીને પછી એના 1-2 ટીમ્પા કાનમાં નાખો, એટલે પેલી ફંગસ થઈ જશે તો એ બધી મરી જશે, અને પછી તમને પેઇન ઓછું થઈ જશે, અને કચરો બી નીકળી જશે એનાથી. બરોબર છે? પણ બોડી ક્લીન રહેવી જોઈએ. આપણા શરીરમાં સમસ્યાઓ આવી જ ના જોઈએ. બોલો આગળ. હેલો સર. હા બોલો વારા પરથી એક બોલતા જાઓ. બધાને અનમ્યુટ કરેલા છે. આપણા જોડે 1 જ મિનિટ છે, હવે ટાઈમ નથી. હેલો સર. હા, સર, બોલો. ગાદીમાં શું કરવાનું? ગાદીમાં સોજો કઈ જગ્યાએ? વચ્ચે, એક્ઝેક્ટ આપણું જે કરોડરજ્જુ હોય ને એમાં વચ્ચે. એટલે L4-5 માં. હા. સોજો છે કે ગાદી દબાય છે કે ગાદી ખસી ગઈ છે? નહીં, સોજો જ છે, ઓનલી સોજો.